चलो जी, स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने एमएच अब्राहम की जो सीरीज स्टार्ट की है उसकी है आज थर्ड क्लास। कितनी क्लास है? थर्ड। ठीक है। और इसके जो वन और टू, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके स्ट्रीम कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एमएच अब्राहम को लाइन बाय लाइन और एग्जाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है। जितने भी पीवाईक्यू इसमें बनते हैं वो मैं बताता भी जाता हूँ पीवाईक्यू। और ये बुक मैंने जैसे कहा कि इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में एक बहुत ही अच्छी और ऑथेंटिक बुक है। हमारे यूजीसी एग्जाम में तकरीबन 30 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम लोगों ने अलूजन तक कर लिया था, है ना। इसके आगे की हमारी टर्म्स जो ए अल्फाबेट से है उसको हम लोग देखें। ठीक है। चलिए इसको पहले जूम आउट कर लिया जाए। हम्म, ये है, चलिए, ये हो गया। ठीक है। चलो, तो आज की जो हमारी पहली लिटरेट, ठीक है। इस एम्बिग्यूटी से ये जो एम्बिग्यूटी टर्म है इसे पीवाईक्यू बने हुए हैं पास्ट में। ठीक है। ये हजारों ने करोड़ बार बना होगा इस एम्बिग्यूटी से, चाहे प्रॉब्लम हो या फिर डेफिनेशन हो, किसी न किसी एंगल से इसे पूछा जाता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं एम्बिग्यूटी का मतलब होता है इन ऑर्डिनरी यूजेस। तो एम्बिग्यूटी एम्बिग्यूटी जो वर्ड होता है इसका मतलब भी खुद होता है जो अस्पष्ट ना हो। ठीक है। जो स्पष्ट ना हो, जिसका एक से ज्यादा मीनिंग हो। ठीक है। एक से, एक मिनट, जिसका कैसा हो, एक से ज्यादा मीनिंग, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा मीनिंग निकलते। ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? उसे एम्बिग्यूटी बोलते हैं। ठीक है। तो एम्बिग्यूटी का यहाँ पे डिफिनेशन दिया है, इज अप्लाइड टू फॉल्ट इन स्टाइल। ठीक है। दैट इज द यूजेस ऑफ वेग, वेग मतलब जो धुंधला हो, इक्विवोकल टर्म और एक्सप्रेशन जिसका कोई स्पष्ट ना हो कोई चीज का, व्हेन व्हाट इज वांटेड इज प्रिसिशन एंड पार्टिकुलरली ऑफ अ रेफरेंस, यानी कि जिस रेफरेंस में कहा गया हो, जिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कहा गया हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू को ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कहीं से ज्यादा, कई मतलब के, मतलब एक मतलब के ज्यादा मीनिंग देना, उसे एम्बिग्यूटी। ठीक है। चलो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो इसमें जो सबसे एग्जाम पर्सपेक्टिव जो हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है वो हो जाती है विलियम इम्पशन की, पब्लिश्ड हुई थी 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी, जो 1930 में पब्लिश हुई। ये बुक जो है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि 1 करोड़ बार पूछा जा चुका है ये PYQ। ठीक है। और इस PYQ में इसके रिगार्डिंग कभी मैच द कॉलम पूछते हैं, या फिर राइटर राइटर आइडेंटिफाई करने बोलते हैं, या फिर आपका पब्लिकेशन ईयर। इस हिसाब से इस रिगार्डिंग इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको दिमाग में रखें। तो एम्बिग्यूटी क्या होता है? अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाए तो ऑफ अ वर्ब और इक्विवोकल टर्म और एक्सप्रेशन व्हेन व्हाट इज वांटेड इज प्रिसिशन एंड पार्टिकुलरिटी ऑफ डिफरेंस, यानी कि जिसका वो हो, एक से ज्यादा मीनिंग हो, जब एम्बिग्यूटी का। इसको सबसे पहले किन्होंने कहा था और ये टर्म किसने दिया था? विलियम एप्सन। ठीक है। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। अब इस हो गया। अब इसके कुछ टर्म्स को जैसे हम लोग देखते हैं कि ये टर्म फिर बहुत जगह यूज होने लगा, जैसे जैसे राइटर्स ने अपने वर्क को और इंजेंडर किया, उसमें वर्क इम्पोर्टेंट वर्क्स को इस एम्बिग्यूटी में, इस एम्बिग्यूटी के तहत करते थे। ठीक है। द टर्म हैज बीन वाइडली यूज्ड इन क्रिटिसिज्म, ये जनरली क्रिटिसिज्म में ज्यादा यूज होता था। और डेलिब्रेट पोएटिक डिवाइस, ठीक है, पोएटिक डिवाइस में यूज किया जाता था। यूज ऑफ सिंगल वर्ड और एक्सप्रेशन टू सिग्निफाई टू और मोर डिस्टिंक्ट डिफरेंस, जैसा कि मैंने पहले कहा, एक से जिसका, एक से ज्यादा जिसका मीनिंग निकल रहा, एम्बिग्यूटी का तो, और टू एक्सप्रेस टू और मोर डाइवर्स एटीट्यूड एंड फीलिंग, है ना। ये आपका स्टेटमेंट वाइज में पूछा जा सकता है। जिसे मल्टीपल मीनिंग भी बोल सकते हैं कि अब एक से ज्यादा मीनिंग निकलेगा तो मल्टीपल मीनिंग, या फिर प्लूरल सिग्निफिकेशन, ये भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है।
चलो, अब जब आगे बढ़ते हैं इसमें तो हम लोग देखते हैं कि शेक्सपियर के जो वर्क था क्लियोपात्रा, उसमें एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा इनका जो वर्क है शेक्सपियर का, इनसे ये स्टेंजा लिया गया और इसमें कम थो मोटल वेज with the sharp teeth is not stinged of life at once unite poor venomous fool be angry and dispatch। ठीक है, ये जो डिस्पैच है और इसमें जो वर्ड दिया है एक आपका दिया है मोटल, है ना, जिससे एम्बिगुअस एम्बिग्यूटी आ रहा है कि आप इस मॉडल को क्या मानोगे, फैटल या फिर डेथ डीलिंग। ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया गया मॉडल मीन्स फैटल और डेथ डीलिंग, है ना, एट द सेम टाइम may signify that the asp is itself mortal। ठीक है, चलो फिर रेच, रेच का भी मीनिंग यहाँ पे एक बोथ कंटेम्प्ट, बोथ मीनिंग दे रहा है, कंटेम्प्ट का भी और पिटी का भी, दया का भी मीनिंग दे रहा है और अवेलना का भी। ठीक है, तो इस टाइप के एम्बिग्यूटी को यूज किया गया इसमें। ये आप याद रखिए कि स्टेंजा को कभी कभी स्टेंजा को पूछा जाता है और आइडेंटिफाई करने बोलते हैं किस पोएम से या फिर किस राइटर से लिया गया। ठीक है, चलो अब जब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से फिर आपको मिल जाता है ये 2023 के दिसंबर साइकिल में ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, क्योंकि मैं उस वक्त दिया था तो मेरा कुछ नंबर से रह गया था, तो मुझे ये क्वेश्चन भली बात याद है कि व्हाट इज पोर्टमैंटो वर्ड, और उसका डेफिनेशन, चार डेफिनेशन दिए हुए। तो पोर्टमैंटो वर्ड होता है दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बना। ठीक है, एक वर्ड बनाना, इसे हम पोर्टमैंटो वर्ड होता है। ठीक है, सिंपल से बात, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन जब देखोगे देयर आर टू मीनिंग पैक्ड अप इनटू वन वर्ड। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। तो मैं सिंपल से इसे बता दिया हूँ कि जब दो वर्ड को मिला के एक वर्ड बनाया जाए तो उसे पोर्टमैंटो, जैसे कि स्मोक। ठीक है, कुछ कर दो, एक वर्ड है स्मोक जो हो गया धुआं प्लस फॉग, इन दोनों वर्ड को मिलके बनाया गया स्मोक, ये पोर्टमैंटो वर्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ब्रंच, BRUNCH। ठीक है, ब्रंच, तो ब्रंच भी दो वर्ड से मिलके बना, एक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक, और एक लंच। ठीक है, तो इसका मतलब भी, ये भी आपका पोर्टमैंटो वर्ड हो गया, और इसका मतलब अगर निकाल लिया जाए तो मतलब ब्रंच का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, जैसे मान लो लेट हो गया तो आप ऐसे समझ ले रहे हो कि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों का काम है। ठीक है, यानी कि आप उस टाइम पीरियड में ले रहे हो, उसे ब्रंच कहा गया। ठीक है, तो ये भी पोर्टमैंटो वर्ड हो गया। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को पोर्टमैंटो वर्ड क्या है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और portmanteau designate a large suitcase that open into two equal compartment was introduced into literary criticism। ठीक है, बाय हम्प्टी डम्प्टी, इसके द्वारा ये हम्प्टी डम्प्टी के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इन लुइस कैरल का जो वर्क था थ्रू द लुकिंग ग्लास, ये भी 1871, ये भी मैच द कॉलम में आया है। ठीक है, पीवाईक्यू ये भी हो गया। लुइस कैरल की जो वर्क थी थ्रू द लुकिंग ग्लास, जो पब्लिश हुई 1871 में, ही इज एक्सप्लेटिंग टू एलिस द मीनिंग ऑफ ओपनिंग लाइन ऑफ ज़ेबरबर्ग। ठीक है, ये तो नहीं, लेकिन ये आपका जो लुइस कैरल की वर्क है ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं इसके रिगार्डिंग एम्बिग्यूटी की रिगार्डिंग क्या आगे हमें देखने को मिलता है, इस वर्क में एम्बिग्यूटी को यूज किया गया। तो वर्क है तो एम्बिग्यूटी तो यूज होगा ही, क्योंकि एक राइटर कई सारे मीनिंग को बतलाना चाहते हैं। इसलिए आप देखोगे कि जब हम लोग पोएम किसी की पोएम को मीनिंग निकालते हैं तो हर टीचर, हर स्टूडेंट उसका एक अपना ही मीनिंग निकालता है। उसका जिस भले चेंज ना हो, उसका जो कोर फिलोसफी वो चेंज नहीं होगा, लेकिन मीनिंग थोड़ा थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो एम्बिग्यूटी वर्ड्स यूज किए जाते हैं, है ना। जैसे कि एक ड्रीम नैरेटिव है आपका, ड्रीम नैरेटिव फिनेगन वेग 1939 में जो पब्लिश हुई। ठीक है,
इसमें भी आपका यूज हुआ। ये किसका था? ये था जेम्स जॉयस। फिनिकर में वर्क था जेम्स जॉयस। ठीक है, इनकी वर्क आई थी फिनिकर में जो 1939 में पब्लिश हुई थी, इसमें भी यूज हुआ। तो इस बुक में जो जो भी राइटर और जिनके भी राइटर्स को वर्क दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चाहे मैं कोई भी एंगल से, कोई भी किसी किसी वर्क से अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, इसलिए करो ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसको पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, चलिए। फिर एन एग्जाम्पल इज हिज कमेंट ऑन गर्ल हु आर यंग एंड इजिली प्रोडेंट। प्रोडेंट जो कंबाइंस फ्राइटेंड एंड फ्राइड। ठीक है, देखिए ये पोर्टमैंटो वर्ड हो गया। प्रोडेंट ये दो वर्ड से बना है, फ्राइटेंड डर, और फ्राइड सिगमंड फ्राइड के जो नाम है ना। तो यंग कंबाइंड, तो यंग यंग भी कंबाइन किया गया। ठीक है, ये पोर्टमैंटो वर्ड है, वो एग्जाम्पल दिया गया पोर्टमैंटो। तो सिगमंड फ्राइड का साइकोलॉजिकल जो था वर्क, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो उसमें दिया था डिफरेंस। डिफरेंस एक की एनालिटिक टर्म ऑफ फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज ऑफ यक्स डेरिडा। ठीक है, यक्स डेरिडा का एक की टर्म था डिफरेंस, की वर्क को कैसे डिफरेंस किया जाता है। ये भी एक पोर्टमैंटो वर्ड कैसे इसे दिया गया है। इज ए पोर्टमैंटो नाउन विच इज डिस्क्राइब्स एज कंबाइनिंग टू डाइवर्स मीनिंग ऑफ द फ्रेंच वर्ड। एक था डिफरर और एक था डिफर। ठीक है, उससे एंड टू डिफर, इन दोनों वर्ड को मिला के आपका डिफरेंस बनाया गया। उसमें जब आप लिटरेरी थ्योरी पढ़ेगा उसमें आप देखोगे, आगे मिलेगी आपको डिटेल में। आप यहाँ जान लो कि डिफरेंस भी एक पोर्टमैंटो वर्ड, बस इसे समझाया गया है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें है। चलिए, और विलियम एप्सन की एक और वर्क द क्रिटिकल अचीवमेंट, ये भी आई थी 1993। ठीक है, ये तो कहीं देखने को नहीं मिला, बट ये एक वर्क को आपको गार्ड बांध लेना है। ठीक है, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी जो पब्लिश हुई थी 1930 में, और ये कभी पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और कुछ इस पेज में तो नहीं है, नेक्स्ट पेज चलते हैं हम लोग। चलिए, आई होप आप सभी को विजिबल होगा, है ना। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा, वो टर्म है एंटी हीरो। हीरो तो सबको पता होगा कि किसे कहते हैं, उसी तरह एंटी हीरो, है ना। एंटी हीरो यानी कि हीरो में जो जो गुण होने चाहिए वो नहीं, वो उल्टा है। वो एंटी हीरो द चीफ पर्सन इन अ मॉडर्न नोवेल और प्ले whose character is widely disrespected। डिसरेप्ट का मतलब होता है अलग होना, मतलब कि डिफर होना, कोई चीज मतलब अलग। ठीक है, अलग है किससे? फ्रॉम दैट ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोटैगनिस्ट, जो ट्रेडिशनल प्रोटैगनिस्ट होते थे उनसे वो अलग। ठीक है, तो वो अलग कैसे? वो अच्छा है, वो अच्छा दिखता है, वो अच्छा बोलता है, वो अच्छा करता है, इन सारे। और हीरो ऑफ सीरियस लिटरेरी हुआ, उनसे वो अलग है, तो वो एंटी हीरो है। ठीक है, यानी कि वो बुरा काम कर, हीरो अच्छा काम करते हैं, प्रोटैगनिस्ट अच्छा काम करते हैं। चलिए, ठीक है, तो वो हो गया एंटी। उसी तरह एंटी हीरो की जो सबसे पहले यूज हुआ था वो था पिकारेस्क नॉवल। ठीक है, पिकारेस्क नॉवल क्या होता है? पिकारेस्क नॉवल होता है प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस को एक कैरेक्टर को दिखाना। वो प्लेस टू प्लेस जाके घूम रहा है, चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, और वो बैड कैरेक्टर भी है कहीं ना कहीं, उसे पिकारेस्क कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, और उसे वो पिकारेस्क जो कैरेक्टर है जिस नॉवल में यूज हुआ है उसे पिकारेस्क नॉवल भी है। ये जो पिकारेस्क नॉवल है, पिकारेस्क जो टर्म था या फिर नॉवल जो भी बोलो, ये एक वर्क आई थी दी लाइफ ऑफ जैक विल्टन। दी लाइफ ऑफ जैक विल्टन। ठीक है, दी अनफॉर्चुनेट ट्रेवल, अनफॉर्चुनेट ट्रेवल, ट्रेवलर। ठीक है, तो ये जो वर्क थी, ये वर्क लिखा गया था
बाय थॉमस नेश। थॉमस नेश, थॉमस नेश ऐसे लिखेंगे या फिर NAZ। इसका स्पेलिंग बड़ा दिक्कत होता है इंग्लिश लिटरेचर में, है कि नहीं, बट कोई नहीं। हम्म, तो ये जो वर्क थी आ गया, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। तो इनके जो राइटर थे थॉमस नेस, और ये जो है आपका फर्स्ट हीरो है पिकारेक्स नॉवल, ये भी याद रखिए। ये जो जैक विल्टन जो मैंने कैरेक्टर लिखा है जैक विल्टन, ये फर्स्ट कैरेक्टर है पिकारेक्स नॉवल का। और इनका जो हम्म, ठीक है, चलिए, ये किनके द्वारा लिखा गया, थॉमस नेस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। The term anti-hero, however, is usually applied to writing in the period of disillusion after the Second World. Second World War के बाद ये यूज होने लगा। और एक डैनियल ड्यूफो का भी एक वर्क है, ये छूट गया, मॉल फ्लैंडर, जो 1722 में पब्लिश हुई थी। इसमें भी थीप कैरेक्टर को दिखाया गया जो कि पिकारेक्स नॉवल को दिखाता है, बता। ठीक है, चलो, तो कहा था एंटी हीरो यूजुअली सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये यूज होना स्टार्ट हो गया था, बिगिनिंग विद सच अ लवली प्रोटैगनिस्ट एज यू फाइंड इन जॉन वेन हैरियन डाउन। ये जॉन वेन्स हैरियन डाउन 1953 इसमें भी इसे दिखाया गया। और किंग्सले की वर्क थी एमिस लकीजिम 1954, इससे भी PYQ बने हुए हैं, इसे आप डिटेल में स्टडी कर लीजिए। ठीक है, किंग्सली एमिस्की लकी जी 1950 फॉर्मेट थी जो भी इकारिस नोवेल को यूज किया। नोटेबल लेटर इंस्टेड इन द नोवेल आर योरसिनिन जोसेफ हेलर्स कैश 22। ठीक है, ये भी सब जोसेफ हेलर्स कैश 22 जो पब्लिश हुई थी 1961, ये भी आपका PYQ। ठीक है, फिर हम्बर्ट हम्बर्ट इन व्लादिमीर नबोकोव्स ललिता, है ना, ये भी आपका PYQ है। ठीक है, फिर थॉमस पेंचन्स ग्रेविटीज रेनबो जो आई थी 1973 में, ये भी आपका PYQ। देखिए कितना PYQ यहाँ से बना हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बुक से बहुत सारे आपके PYQ देखने को मिलते। ठीक है, तो द लाइफ ऑफ जैक विल्टन, द लाइफ ऑफ जैक विल्टन द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, जो कि थॉमस नेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और पिकारेक्स आपको देखने को मिलेगा, in which the traditional protagonist had usually been of high estate, possessing dignity and courage. Extreme instances are the characters who people world stripped certainty, value, or even meaning in Samuel Beckett dramas, Vladimir and Astrajan in Waiting for Godot। सैमुअल बेकेट, है ना, पिछले हम लोग देखे थे आपका अपसेट क्यों, है ना। तो ये हो गया आपका एंटी हीरो। अब चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। हाँ, आगे हमारा ये है एंटीथेसिस। अब एंटीथेसिस का मतलब होता है, ऑब्वियस एंटी मतलब उल्टा, थेसिस मतलब जो बोल रहे हैं उसको उल्टा कहना। एक कॉन्ट्रास्ट और अपोजिशन इन द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस फ्रेज, यानी कि जो फ्रेज चल रहा है, जो बातें चल रही है, उसके उलट कोई चीज कहना, उसे एंटीथेसिस कहते हैं, है ना। दैट मैनिफेस्ट पैरेललिज्म, दैट इज सिमिलर वन और
ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर एंड देयर सिंटैक्स, मतलब जो पैरेलल चल रहा है उसके अपोजिट बात करना, उसके अपोजिट क्या कह सकते हैं, उसके अपोजिट चीजों को बताना। ठीक है, चलो, तो उसे कहते हैं एंटीथेसिस। एक मिनट, यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे एस होना चाहिए। एक मिनट में इसे अंग्रेजी कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे न्यू होंगे, उन्हें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि अनफॉर्चुनेट ट्रेवल के जो राइटर थे वो थे थॉमस नेश। ठीक है, चलो, एंटीथेसिस का मतलब किसी चीज के पैरेलल जो चल रही है जो बात है उसके उल्टा करना। एंटीथेसिस बहुत जगह यूज हुआ है, जिसमें अलेक्जेंडर पोप की जो वर्क थे डॉक्टर अर्बतनॉट 1735 में पब्लिश हुई। इससे भी पीआईक्यू बने हुए हैं, इसके भी आप डिटेल में कर लीजिएगा। ठीक है, इससे अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें कहते हैं कि विलिंग विलिंग टू उंड विलिंग टू उंड एंड एट अफेक्ट टू स्ट्राइक, यानी कि ये कह रहा है इस वर्क में, ये लाइन दिया गया इसमें कि मैं चाहता हूँ कि उसे घायल करूँ लेकिन मैं मारने से डरता हूँ। ये एंटीथेसिस हो गया कि वो चाह रहा है मारना लेकिन वो मारने से डर रहा है। ये एंटीथेसिस हो गया ना। एंटीथेसिस में अक्सर कॉमा यूज होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं और देखते हैं इसके रिगार्डिंग और कितनी इंफॉर्मेशन दी। पेज 70 में हम लोग है ना। तो नेक्स्ट है वेरिएबल ऑफ द लॉ। ठीक है, जैसे अलेक्जेंडर पॉप की जो वर्क है वेरिएबल ऑफ द लॉ, कैरेक्टर है बलिंदा। ठीक है, वेरिएबल ऑफ द लॉ जो पब्लिश हुई थी 1740। इससे भी पीवाईक्यू आपके बने हुए हैं, इसे भी डिटेल में देखिएगा। ठीक है, जिसमें इसमें भी आपके एंटीथेसिस को यूज किया गया। सैमुअल जॉनसन की जो बुक थी, सैमुअल जॉनसन की प्रोज फिक्शन पब्लिश हुई थी 1759 में। ठीक है, इसे भी पीवाईक्यू बने हुए हैं। और चैप्टर 26 में द एंटीथेसिस इज सिमिलरली हाईलाइटेड बाय एलिट्रेशन इन द कॉन्ट्रास्ट नाउन। ठीक है, एलिट्रेशन यूज किया गया। फॉर एग्जांपल, मैरिज हैज मेनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज नो प्लेजर, यानी कि मैरिज के बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, लेकिन ब्रह्मचार्य भी कोई अच्छा चीज नहीं है। तो बात तो कह रहा है कि मैरिज अच्छा नहीं है, दुख दर्द देता है, और सेलिबेसी भी जो ब्रह्मचार्य करते हैं उसमें प्लेजर नहीं है। ये भी एंटीथेसिस हो गया, बीच में कॉमा यूज होगा, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये हो गया आपका एंटीथेसिस। ठीक है, ये लाइन किसमें, चैप्टर 26 में, रेसेल्स जो पब्लिश हुई थी 1759 में, इसकी वर्क थी सैमुअल जॉनसन। इतने पीवाईक्यू एग्जाम से आपको मिली, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों इस वर्क को ध्यान में रखिए, इस बुक को, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्काइव। आर्काइव का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, है ना। तो आर्काइज्म का मतलब होता है ओल्ड लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे हम लोग जो हमारे जो चौसठ थे, चौसठ बाबा, तो उन्होंने लंदन डायलेक्ट यूज किया। वो जो पुरानी जो डायलेक्ट थी वो लंदन डायलेक्ट थी, वो लंदन डायलेक्ट हम लोग आज भी फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सुटेबल लगा है कि नहीं। तो आर्काइज्म का मतलब होता है पुरानी वर्ड्स को, पुरानी चीजों को यूज करना अपने वर्क में, वो आर्काइव होते हैं। जैसे a literary use of words and expression that have become obsolete in the common speech of an era, और जो पुरानी जो चीजें थी वो आजकल यूज टू होने लगी, वो आर्काइज्म हो गया। जैसे कि स्पेंसर की द फेरी क्वीन, है ना। इससे इसे तो हजार बार पीवाईक्यू बना हो, इसे भी डिटेल में देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसमें डेलिबरेटली एम्प्लॉयड आर्काइज्म को भली बात की तरीके से यूज किया हुआ है। उसमें दिखाता है कि जो फेरी क्वीन है उसमें जो फेरी उसके जो कैरेक्टर है उसमें कई सारे आर्काइज्म पॉइंट्स को, व्यू को यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद द ट्रांसलेशन ऑफ किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबल, ये जो बाइबल है, द ट्रांसलेशन ऑफ किंग जेम्स बाइबल वर्जन जो है कि 1611, इसे हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा सिर्फ। gave weight, dignity and sanctity to their prose by system user archive writing, यानी कि इसमें भी आर्काइव चीज को दिखाया गया, बताया गया। ठीक है, उसके बाद आप वैन किड्स, जॉन किड्स जो हमारे थे,
उनके ओड जो थी 1820 में गर्शन ऑन इसमें भी आपके आर्काइजल चीज़ों को यूज किया गया, जैसे विथ ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडल्स ओवरलॉड। ठीक है, तो ये वर्ड यूज किया गया है ना। उसके बाद अब्राहम लिंकन अचीव अ रिचुअल sovereignty of biblical archaism in his गेट्सबर्ग एड्रेस। गेट्सबर्ग एड्रेस याद रखिएगा अब्राहम लिंकन का, जिसमें भी उन्होंने आर्काइज्म भी यूज किया गया। ठीक है, चलो, जिसमें एक स्टेटमेंट इनका 4 स्कोर एंड 7 years है ना। आर्काइज्म का मतलब जो पुरानी लैंग्वेज थी वो। ठीक है, याद रखिएगा। और पुरानी लैंग्वेज की बहुत चीज़ों में यूज हुई, जिसमें से स्पेंसर की फेरी क्वीन, वर्बल बाइबल 1611 में, और प्रोग्रेशन में सारी चीज़ों में यूज किया। हमारे इसमें जानने वाला पॉइंट क्या, फेरी क्वीन, जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आपकी बाइबल, फिर और जो 1820 में आई थी, ये सब सारी चीज़ों में पूछा गया। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर आया था आपका आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। ठीक है, आई होप विजुअल होगा। नेक्स्ट जो हमारी पॉइंट है वो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म। आर्काइव ओल्ड पुराना, अब आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म हम लोग देखते हैं। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द टर्म आर्काइव डिनोट नैरेटिव डिजाइन, क्या डिनोट करता है, डिनोट करता है नैरेटिव डिजाइन को, पैटर्न ऑफ एक्शन को, कैरेक्टर टाइप को, थीम को, इमेज को, दैट recur in wide variety of work of literature as well as myth, themes and even social features। यानी कि आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म डिनोट करता है कैरेक्टर को, एक्शन को, थीम को, इमेज को या फिर मिथ को। मिथ यानी कि मैथोडोलॉजीज जो हमारी कहानियां होती है, सपनों को, है ना, इन सारे वैरायटी को लिटरेचर को, सॉरी इन सारे वर्क को जब लिटरेचर में दिखाते हैं उसका आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें पॉइंट क्या है, उसमें मिथ को भी दिखाया जा रहा है। आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म में मिथ को भी दिखाया जा रहा है, ड्रीम को भी दिखाया जा रहा है, कैरेक्टर भी है, पैटर्न भी, सब पुरानी चीजों को एक ही जगह पिरो दिया, उसे आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म कहते हैं। ठीक है, तो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म जो है, इसमें हमें जिसमें देखने को मिलता है, कहा गया सच रिकरेंट आइटम्स आर ऑफन क्लाइम टू बी द रिजल्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड यूनिवर्सल पैटर्न इन द ह्यूमन साइकी whose effective embodiment in literary work evoke a profound response from the attentive reader because he or she shared the psychic archetype expressed by the author। यानी कि इसमें बताया गया कि साइकिक जो हमारा जो मनोवैज्ञानिक जो आर्किटाइप था, जो पुराना सोच था, एक्सप्रेस किया गया ऑथर के द्वारा उसके वर्क में, ये सब सारा रामधानी भी है जो हमारे उतना कुछ है नहीं काम का। ठीक है, बस आर्किटाइप को समझना है और देखना है कि कौन कौन राइटर इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है आपका an important antecedent of the literary theory of the archetypal was the treatment of myth by a group of comparative anthropologists, है ना, at a यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। जेम्स जे फ्रेजर, उनकी एक बुक थी द गोल्डन बॉम्ब, ये भी मैच दी कॉलम में आया हो। ठीक है, आइडेंटिफाई करता है कि एलिमेंट पैटर्न ऑफ मिथ एंड रिचुअल दैट he claimed recur in the legend and ceremonial of diverse and far flung culture and religions। यानी कल्चर्स को दिखाया गया है, आपके पुराने पुराने रिचुअल्स को दिखाया गया है। ठीक है, जो पुराने हैं रिचुअल है, मिथ है, कैरेक्टर है, वो आर्केटाइपल में आ जाता है। ठीक है, वो आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म यानी कि उसमें आलोचना कर रहे हैं, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखा रहे हैं। किसी किसी बच्चे को क्रिटिसिज्म में कंफ्यूजन है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को बुरा कहें। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसी को अच्छा और बुरा दोनों के बीच में जो सोच उसको आगे करना। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म का मतलब होता है ये नहीं कि जो लोग बचपन से जानते हैं कि क्रिटिसिज्म कर दिया यानी कि बुरा कर, बुरा नहीं, उसके अच्छा चीज को भी, उसके गुड पार्ट को भी कहना, उसके बैड पार्ट को भी कहना। ठीक है, ताकि वो और अपग्रेड हो सके। जो उसका अच्छा चीज है, जो जो वर्क है या कुछ भी हो,
उसका अपग्रेड हो सके, उसमें सुधार आ सके। ठीक है, इसलिए क्रिटिसिज्म का रोल बहुत है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो गोल्डन वर्क इसमें ये सारा राम कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड इवन मोर इम्पोर्टेंट एंटीसीडेंट वाज द डेप्थ साइकोलॉजी ऑफ कार्ल जी यूंग। कार्ल जी यूंग जो साहब थे, इन्होंने इनके पब्लिश डेट याद रखिएगा, सॉरी डेट ऑफ बर्थ। वो अप्लाइड द टर्म आर्किटाइप, इन्होंने आर्किटाइप को अप्लाई किया था, यानी कि इन्होंने कॉइन किया था इसको। ठीक है, इन्होंने कार्ल जी यूंग, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, व्हाट ही कॉल्ड प्रीमोडाइल, इन्होंने इसे क्या किया, प्रीमोडाइल कहा, प्रीमोडाइल इमेज द साइकिक रिड्यूस। प्रीमोडाइल का मतलब, इमेज का मतलब कि पहले से जो हमने कर रखा है, पहले से जो हमने तैयार कर रखा है इमेज यूज करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। ऑफ रिपीटेड पैटर्न्स ऑफ एक्सपीरियंस इन आवर वेरी एंशिएंट एंसेस्टर which he maintained survived in the collective consciousness of the human race। इन्होंने एक और टर्म दिया, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, यानी कि इनका दो टर्म हो गया, दो टर्म पॉइंट किया है ना। ये भी आपका पीवाईक्यू आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं, तो आर्किटाइपल लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज गिवन इम्पेटस, मतलब कि इसको बढ़ावा दिया, इसे और पब्लिश किया गया, प्रचार कर बोल सकते हैं, बाय मॉड बॉडगिंस। ठीक है, बॉडगिंस का वर्क आया था आर्किटाइपल पैटर्न इन पोएट्री, आर्किटाइपल पैटर्न्स इन पोएट्री, जो पब्लिश हुई थी 1934 में। ये भी आपका पीवाईक्यू, आप देख सकते हैं कितने पीवाईक्यू, इसमें कहता है बुक से बहुत प्रयोग आता है दोस्त। ठीक है, इस बुक अच्छे से कर लिए तो आपको टेंशन नहीं होगा कि कहाँ से क्या करना है। इसमें भी, इस वर्क में इन्होंने इसे फ्लोरिश किया था 1950 में, यानी कि इसे और इम्पोर्टेंस दिया और इस मुद्दे को और आगे बढ़ाया। ठीक है, उसके बाद हमारे आए नॉर्थअप फ्राई, इनकी भी थ्योरी आई थी अननेसेसरी हाइपोथेसिस, इन्होंने ये कहा। ठीक है, among the prominent practitioner of various modes of archetypal criticism in addition to von Botkin, यानी कि ये बताया गया कि बहुत सारे राइटर भी इससे जुड़े और इनमें प्रैक्टिस किया गया इस वर्क आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म से। कौन थे? मॉड बॉटकिन थे, जी वॉल्सन, रॉबर्ट क्रेव, फिलिप, ये सारे राइटर भी इनसे इसमें यूज किए गए, मतलब कि आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म को यूज किया गया अपने वर्क। ठीक है, चलिए फिर जैसे सैमुअल टेलर कॉलरेज, इनका जो वर्क है टाइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये तो करोड़ों बार पूछा गया होगा, पीवाईक्यू है, इसे डिटेल में देखना आपको। फिर डांटे डिवाइली तो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी कि बस जानना है, इसे नजदीक मतलब पहचान लेना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज में। ये था हमारा आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, और क्या क्या आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म है। इन हिज बुक एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म 1956 में पढ़ी हुई थी, नॉर्थन फ्राई। ये भी पीवाईक्यू है आपका। ठीक है, और इससे डिटेल से पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें बहुत डिटेल में पूछा जाता है। ठीक है, इसको खा जाने से, पब्लिश ईयर भी, नाम भी, और बुक का भी नाम भी। ठीक है, डेवलप किया था आर्किटाइपल अप्रोच विच ही कंबाइन विच द टाइपो typological interpretation of the Bible and conception of the imagination in the writing of the poet entered William Blake into a radical comprehensive revision of foundation concept of both the theory of literature and practice of literary criticism। ठीक है, Fry proposed that the totality of literary work constitutes self-contained literary universe। इन्होंने क्या किया कि सेल्फ कंटेंट लिटरेरी यूनिवर्स को क्या बोल सकते हैं, प्रपोज किया इसको कि राइट प्रपोज दैट द टोटलिटी ऑफ लिटरेरी वर्क्स constitute a self-contained literary universe which has been created over the ages by the human imagination so as to
assimilate the alien and indifferent world of nature into archetypal form that satisfy enduring human desire and needs। यानी कि नॉट फ्राइन ने कहा कि ह्यूमन का जो डिजायर है, ह्यूमन की जो इमेजिनेशन है, वो समय के साथ वो आगे बढ़ते रहती है, और जो पीछे उनका जो चल रहा है उसे एक्यूमुलेट करके, उसे एक जगह करके हम आर्किटाइप आर्किटाइप वर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इतना राम कहानी नहीं पूछता है ना, लेकिन लाइन बाय लाइन हम लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात है। फिर उन्होंने ये आपको खा जाना है, मतलब रट लेना है, रटना ही पड़ेगा कोई पे। तो 4 रेडिकल मेथड्स को इन्होंने दिया आपके नॉर्टन फ्राई ने। पहला था आपका कॉमेडी स्प्रिंग। कॉमेडी को क्या डिनोट किया? स्प्रिंग। रोमांस को समर, ठीक है। ट्रेजिडी को ऑटमन के नाम से, मौसम के नाम से दिया, और सटायर को विंटर। ठीक है, इन 4 फॉर्म को, इन 4 मेथड्स को इन्होंने दी। तो इसका आपको नोट्स बना लेना है। तो कॉमेडी को क्या बोला? स्प्रिंग। ठीक, आपके रोमांस, रोमांस को बोल दिया समर। ठीक है, और ट्रेजिडी, ट्रेजिडी को अटमन, सॉरी ऑटमन। क्यों? क्योंकि ऑटमन पतझड़ का मौसम होता है, नया चीज आता है ना। और सटायर, सटायर का नाम दिया विंटर। तो इस टाइप के इन्होंने 4 माइथोस दिए थे अपने वर्क में। एनाटॉमी ऑफ, या वो बुक ये रहा, एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म 1957। ठीक है, चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से और कौन पॉइंट दिए। तो फिर हाँ, इसमें सारा राम कहानी है, इतना जानने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत सारे बुक है ना। तो काल सीजन ऑन द रिलेशन ऑफ, ये नहीं इतना जरूरी है, बट एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा इसका। ठीक है, वरना बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हमारा एटमोसफेयर, जिसे जानने की जरूरत नहीं है, हमारे एग्जाम इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑथर ऑफ ऑथरशिप, ये भी जानने की जरूरत नहीं है, इसे पूछे एग्जाम से नहीं पूछते हैं सब। ठीक है, तो भी नेक्स्ट पेज। अच्छा, ऑथर ऑथरशिप बहुत लंबी है, कोई नहीं। चलिए, यानी कि ए अल्फाबेट का जो हमारा लिटरेरी काम था वो खत्म हो गया, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे हिंदी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसे कुछ इंटरेस्टिंग सीरीज को अगर चाहते हैं इस लिटरेचर में, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, है ना। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।